नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी अच्छे हैं, शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतर, जिंदाबाद हैं और सभी की तैयारी, पढ़ाई लिखाई एकदम अच्छी, एकदम शानदार वाली बेहतर चल रही है साथियों। देखो, खैर पढ़ते तो सभी हैं, तैयारी सभी लोग कर रहे होते हैं, लेकिन आवश्यक होता है कि हम एक एक सही रणनीति के साथ तैयारी करें, एक सही स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करें। हालांकि आप सब तो बहुत मेहनती हैं और सारी चीज़ें आप अच्छी कर रहे हैं। बस मैं आपकी इस मेहनत को देखते हुए ही ये बात कहना चाहूँगा कि अगर आप बगैर किसी रणनीति के तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा-सा सिलेक्शन तो होता है, लेकिन उसमें थोड़ा-सा ज़्यादा समय लग जाता है। जब हम एक स्ट्रैटेजी के साथ चल रहे होते हैं तो थोड़ा-सा कम समय लगता है। तो स्ट्रैटेजी क्या होती है? स्ट्रैटेजी में मैंने आपको कई बार चीज़ें बताई हैं। आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, उसकी प्रैक्टिस करो, उससे बनने वाले क्वेश्चंस को करो और उन सब चीज़ों को बार-बार रिवाइज़ करिए। सिर्फ़ इतनी सी ही स्ट्रैटेजी है, इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है। उम्मीद है ये सभी आप कर रहे होंगे। अच्छा, कौन-कौन कह रहे हैं कि हाँ, मैं आपके पढ़ाने के बाद प्रैक्टिस भी करता हूँ और बढ़िया तरीके से रिवीजन भी करता हूँ या करती हूँ। तो प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं? हमारे बहुत सारे तरह के अलग-अलग कोर्सेज़ के लिए प्रैक्टिस सेट चले होते हैं, आप उनको अटेंड कर सकते हैं। या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी अटेंड कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की काफ़ी सारी बुक्स आपको मार्केट में देखने को मिल चलिए, तो काफ़ी हद तक बच्चे कर रहे हैं। ग्रुप डी के लिए अब आपकी क्लासेज़ देखो, ग्रुप डी के लिए 2 क्लास चल रही है, मतलब एक चलेगी, एक चल रही है। एक तो रात को 9 बजे होती है, वो प्रैक्टिस है, और जिनको बिल्कुल ज़ीरो लेवल से पढ़ना है ग्रुप डी को, वो मंडे से सुबह 7 बजे से पढ़ा करना। सोमवार सुबह 7 बजे से आप सभी के लिए बेहतरीन थ्योरी वाली क्लासेस चलेंगी और रात को 9 बजे उसकी प्रैक्टिस हुआ करेगी। तो ग्रुप डी वाले साथी या रेलवे वाले साथी उधर शिफ्ट हो जाना। उनकी चाहतें, उनकी उम्मीदें तमाम सुबह 7 बजे पूरी हो जाया करेंगी, मंडे से यानी सोमवार से। चलिए भैया, अपनी कहानी पे लौट आते हैं और हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है, चैप्टर हमारा चला हुआ है गति के नियम। सदियों पहले हमने इस चैप्टर को शुरू किया था और वर्षों पहले इसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था। क्या पढ़ा था? इनर्शिया यानी कि जड़त्व। कोई है जो कह रहा है कि जड़त्व के बारे में मुझसे आप कुछ भी पूछिए? कौन है जो कहता है कि इनर्शिया यानी कि जड़त्व के बारे में आप चाहें तो मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं? इनर्शिया के बारे में मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। और इनर्शिया के बाद आता है आपका गति का पहला नियम, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। गति का पहला नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बहुत बढ़िया, तो दोनों चीज़ें हमने अच्छे से कर ली थी और सभी कहते हैं हाँ ठीक है, कुछ भी पूछ लीजिए। तो बताओ चलो मुझे कि जड़त्व का मुख्य कारण क्या है? किसके कारण से इनर्शिया किसी वस्तु में होता है? किसी चीज के इनर्शिया का मेन रीजन क्या होता है? फटाफट से बताइए। सर जल्दी फिजिक्स खत्म करवा दो। ठीक है, करवा देते हैं। लो, फिजिक्स खत्म, छुट्टी कर दें भाई। मतलब ये ऐसे ऐसे कैसे संभव हो जाएगा कि जल्दी हो जाए? आप फाउंडेशन बैच में हैं साथी, तो फाउंडेशन में तो बिल्कुल ये शब्द अच्छे भी नहीं लगेंगे कि हम कहें कि हम कोई जल्दबाजी करेंगे। यहाँ तो पढ़ने पढ़ाने का मजा ही अलग आएगा। हाँ, बहुत बढ़िया। तो मास के कारण ऐसा होता है, वेरी गुड। इनर्शिया किसकी प्रॉपर्टी है? इनर्शिया किसके कारण होता है? इनर्शिया द्रव्यमान के कारण होता है, इनर्शिया मास के कारण होता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, कल हमने जड़त्व पढ़ लिया, गति का पहला नियम पढ़ लिया। आज हम गति के दूसरे नियम को पढ़ेंगे। और गति का दूसरे नियम को समझने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी जिसका नाम है संवेग, यानी कि मोमेंटम। आज की हेडिंग रहेगी, शुरुआत है हमारी संवेग यानी कि मोमेंटम से। और मोमेंटम को हम पी से दिखा रहे होते हैं। देखो, मोमेंटम क्या होता है? ये हम फॉर्मूला तो चलो पढ़ लिया कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। लेकिन ये ना फील नहीं आया, मतलब एक मोमेंटम आखिर है क्या? देखो, एक आपका दोस्त है, वो आपका पैसे लेके भाग गया, देता नहीं है। आप उससे कहो यार तेरे ऊपर ना एक प्रैक्टिकल कर लेता हूँ, पैसे बराबर हो जाएंगे, फिर मैं तेरे से पैसे नहीं मांगू, खुश होके आ जाएगा। उसको नीचे बिठाओ, एक आधा किलो का पत्थर दिखाओ और कहो तेरे सर पे बहुत आराम से इसे मैं रखूंगा। उस आधा किलो के पत्थर को हमने बहुत आराम से उसके सर पर रख दिया।
क्या उसको कोई चोट लगेगी? बिल्कुल भी नहीं। उसको फिर एक कंचा दिखाओ छोटा, बोलो देख आधा किलो के पत्थर ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तो ये कंचा क्या नुकसान पहुंचाएगा? वो कहेगा कोई दिक्कत नहीं है, 2 कदम हटो और मारो पीछे खींच के, देखना क्या काम कर देगा। अरे मत करना यार दोस्त, भैया लहू लुहान कर देगा। मेरा आपसे सवाल, जो आधा किलो का पत्थर नहीं कर पाया, वो जरा से छोटे से कंचे ने क्या कर दिखाया? तो आपका उत्तर होना चाहिए कि यार उसमें ना वेग है। जो कंचा है ना, जो मार्बल है, उसके पास एक वेलोसिटी है, उसके पास में एक वेग है। तो देखिए जब द्रव्यमान के साथ वेग भी मिल जाए ना, तो वस्तुओं का असर जो है कई गुना बढ़ जाता है। मतलब उनके जो काम करने की ताकत है ना, आप उसको कुछ भी कहिए अपने शब्दों में, वो कई गुना तक बढ़ जाती है। मतलब एक प्रभाव तो हमें नजर आ रहा है। तो हम कहते हैं कि जो संवेग है, ये क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है। तो ये बात ठीक है कि ये द्रव्यमान और वेग का ही गुणनफल है, लेकिन ये थोड़ा सा समझने वाला विषय है। तो फॉर्मूला याद रखेंगे, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, यानी कि मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। अगर इसी चीज को आप परिभाषा में कहना चाहें तो कैसे कहोगे? पहले चलो फॉर्मूले में कह लो। फॉर्मूले में कहोगे P बराबर, द्रव्यमान को हम m से दिखाते हैं और वेग को v से दिखाते हैं, तो P बराबर m गुणा v। और इस चीज को आप अगर लैंग्वेज में कहोगे तो आप कहोगे कि द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल, द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है, यानी कि दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये किस किस की प्रोडक्ट है? ये प्रोडक्ट है मास की और वेलोसिटी की। ठीक है, फिर वही चीज आपसे पूछेगा कि बताइए इसका मात्रक क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है? तो भैया द्रव्यमान क्या है? केजी, और वेग क्या है? मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड। अच्छा, आगे आप देखें केजी मीटर पर सेकंड को और कैसे लिख सकता है? तो वो लिखेगा केजी मीटर, सेकंड को ऊपर ले जाएगा, सेकंड इनवर्स कह देगा। अच्छा, ये एक कैसी राशि है? तो आप कहेंगे कि भैया जी ये एक सदिश राशि है, यानी कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपसे इसकी डायमेंशन पूछे, विमा पूछे, तो विमा लिखना बेहद आसान है। मैंने आपको एक चीज शुरू में कही थी, भैया जी केजी के लिए तो आपको एम लिखना है बगैर किसी संदेह के, एम के लिए विमा के नाम पे एल लिखना है, और सेकंड के लिए आपको टी लिखना है। और इस तरह से इसकी डायमेंशन एम एल टी माइनस वन हो जाएगी। तो कितनी चीजें हमें याद रखनी है? एक तो परिभाषा हो गई, सूत्र हो गया, मात्रक क्या है, सदिश या अदिश है, और इसकी विमा क्या है। और मेरे हिसाब से अगर आप केवल ये याद रखते हैं P बराबर m गुणा v, इसी से ये बन जाएगा, इसी से मात्रक बन जाएगा, मात्रक से ही विमा बनेगी। बस याद क्या रखना है कि ये सदिश है। ठीक है, एक बार थम्स अप करना, ऊपर करो, ऊपर ऊपर। संवेग पहले बता तो दिया, क्या हमने संवेग पढ़ लिया है? मेरे हिसाब से तो नहीं पढ़ा है यार। क्या संवेग पहले हमने पढ़ लिया है क्या? चलो कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं पढ़ा ना, मेरे हिसाब से कहाँ पढ़ा है कल हमने? हाँ, चलो। तो ये बात हमें समझ में आ गई है कि ये हो गया आपका मोमेंटम, यानी कि संवेग। तो संवेग क्या है? द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल क्या कहला रहा है? आपका संवेग कहलाता है। ठीक है, अब सुन, पहले एक बार थम्स अप करो इसके लिए। संवेग को एक बार और समझाना है। देखिए संवेग क्या है कि किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग की मल्टीप्लाई कर दो, यही संवेग बन जाता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु मान लो 1 किलोग्राम की है, 1 किलोग्राम की ये बॉल है, और ये 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है। इसका संवेग कितना हो जाएगा? द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग, ये हो जाएगा 20 का संवेग जो है, इसका मोमेंटम जो है वो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। बस इतनी सी बात है संवेग। चलो आगे देखें।
अब अगली एक टर्म आती है जिसका नाम है आवेग। एक सेकंड टर्म आती है जिसका नाम है आवेग, यानी कि इम्पल्स। देखिए आवेग क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है। एक बात आप मेरी बहुत ध्यान से समझना, देखो इम्पल्स जो है ना, ये कोई रटने वाली टर्म नहीं है। इसको आपको बड़ी गहराई से समझना पड़ेगा। मुझे आप एक बार बताएं कि जब किसी वस्तु का संवेग परिवर्तित होगा, अब संवेग कैसे परिवर्तित होता है सुनिए। चलो ये एक बॉल है, बताइए, ये एक बॉल है और ये 1 किलो की है। मान लो 1 किलो की है, बॉल 1 किलो की होती नहीं है, और ये 5 मीटर पर सेकंड से आ रही है, तो इसका संवेग कितना है बताना जरा। 1 किलो की बॉल 5 मीटर पर सेकंड से आ रही है, तो इसका संवेग कितना है, मोमेंटम कितना है। भाई एक बार ये मिस्टर हिमांशु जी का स्क्रीनशॉट ले लो, इनको दे देंगे। अगर वैसे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है भाई, साइंस की नहीं, हर एक सेगमेंट की अलग बनी हुई है, फिजिक्स की अलग बनी हुई है, केमिस्ट्री की अलग चल रही है, बायोलॉजी की अलग चल रही है। बहुत बढ़िया। हाँ तो वेरी गुड, कितना मोमेंटम हो जाएगा, 5 मोमेंटम हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 kg पर मीटर, केजी मीटर पर सेकंड का मोमेंटम हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ कि मान लो ये बॉल बल्ले से हिट होके आ रही है, और एक फील्डर क्षेत्र रक्षक लिए खड़े बैठा है, आहा बॉल आ रही है लपक लेंगे तुरंत। अब भैया यहाँ फील्डर बैठा है और उसने अपने हाथों में बॉल को पकड़ने की कोशिश की एक ही जगह, वो अपने हाथ पीछे नहीं खींचे, उसने उसने यहीं के यहीं हाथ कर लिए। तो मुझे ये बताओ कि जब बॉल रुक जाएगी तो बॉल का वेग कितना हो जाएगा। आपका उत्तर होना चाहिए यार, बॉल रुक गई तो बॉल का वेग जो है वो कितना हो जाना चाहिए, 0। अच्छा क्या बॉल का द्रव्यमान चेंज होगा, भैया नहीं। बॉल 1 किलोग्राम की थी वहां भी, तो यहाँ भी 1 ही किलोग्राम की रहेगी। बोलो क्लियर है। तो यहाँ पर मोमेंटम कितना हो जाएगा मुझे बताइए, यहाँ पर संवेग कितना हो जाएगा। भाई बॉल अगर आके हाथ में रुक गई तो यहाँ मोमेंटम कितना हो गया, मैं आपसे पूछता हूँ कितना मोमेंटम हो गया, 0। मोमेंटम हो गया 0 kg मीटर पर सेकंड। मुझे बताओ कि मोमेंटम 5 से कितना हो गया, 5 से 0 हो गया। ये क्या हुआ है, मोमेंटम चेंज हुआ है, संवेग परिवर्तित हुआ है। बोलो यस और नो। और मोमेंटम जब चेंज हुआ है, संवेग जब परिवर्तित हुआ है, तो ये खाली पीली नहीं चेंज हुआ होगा। फील करके देखिए उस बेचारे फील्डर के हाथों की हालत, जब अगर उसने हाथ पीछे नहीं खींचे ना, तो महाराज जी बॉल ऐसे आके लगी होगी, अरे मैया मर गो, हाथ पे छप जाएगी बॉल। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी मोमेंटम चेंज होता है, एक झटका लगता है फॉर द वेरी शॉर्ट टाइम, ये बहुत थोड़े से समय के लिए लगेगा। तो ये जो झटका है ना, जो फॉर द वेरी शॉर्ट टाइम लग रहा है, इसी को आप आवेग कहते हो, इम्पल्स कहते हो। आप बाइक पे जा रहे हो, चला रखी है 80 की पे बाइक, नहीं दिखा सामने ब्रेकर आ गया, तेज खूब चला रहे हो और नहीं दिखा सामने ब्रेकर आ गया, कुदा दी ब्रेकर से बाइक। तो 1 सेकंड के लिए जो आपको झटका लगेगा, या 1 सेकंड से भी कम समय के लिए जो आपको झटका लगेगा, वही झटका इम्पल्स है, वही झटका आवेग है। यानी आवेग कुछ और नहीं है, वो है तो फोर्स ही है, तो बल ही, लेकिन वो बहुत थोड़े से समय के लिए चलता है। समझे। जैसे मान लीजिए एक वस्तु चल रही है और मैं इस पर एक सिंपल बल लगा रहा हूं, जैसे ये वस्तु है, ठीक है, मैं इस पर एक फोर्स लगा रहा हूं ऐसे करके, मैं इस पर सिंपल एक फोर्स लगा रहा हूं ऐसे करके, तो इस पर कोई झटका नहीं लग रहा, इस पर क्या लग रहा है, केवल बल लग रहा है, केवल फोर्स लग रहा है, इस पर कोई झटका तो नहीं लग रहा। तो यहां पर हम इसको बल कह देंगे, लेकिन जब बल फॉर द वेरी शॉर्ट टाइम लगेगा तो इसको हम झटका कहते हैं, और यही झटका क्या कहलाता है, इम्पल्स कहलाता है। यही झटका क्या कहलाएगा, आपका आवेग कहलाएगा। तो आवेग के दो सूत्र होते हैं। कैसे दो सूत्र होते हैं समझिए। या तो आप ये कहिए कि भैया जी आवेग जो है ना, वो किससे आ रहा है, वो आ रहा है संवेग में परिवर्तन से। क्या मेरी इस बात से आप एग्री हैं, संवेग में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन। या फिर आवेग जो है वो किसकी वजह से आ रहा है, इम्पल्स जो है वो किसकी वजह से आ रहा है, वो आ रहा है, हम कह सकते हैं कि इम्पल्स में क्या हो रहा है, एक बल लग रहा है फॉर द वेरी शॉर्ट टाइम, एक फोर्स लग रहा है फॉर द वेरी शॉर्ट टाइम। तो इम्पल्स के दो सूत्र हमें पढ़ने हैं।
एक पढ़ना है संवेग में परिवर्तन और एक पढ़ना है बल गुणा समय। अब इनको ही आप डेफिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये दो फॉर्मूले हो गए आपके। अच्छा, अभी पहले इनको मैथमेटिकली लिखोगे तो कैसे लिखोगे? देखो, आवेग बराबर, मैं कहूँगा डेल्टा पी, ये फॉर्मूला बनेगा। भैया डेल्टा पी क्या है? सुनो, डेल्टा पी का अर्थ हो गया, डेल्टा पी का अर्थ हो गया P2 माइनस P1। P2 P1 क्या है भैया? P2 हो गया, हाँ लिखो, P2 हो गया अंतिम संवेग, यानी कि फाइनल मोमेंटम, ठीक। और P1 क्या है? P1 है आपका प्रारंभिक संवेग, यानी कि इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, चलो वेरी गुड। अच्छा, अब आवेग में और इसके हिसाब से क्या फॉर्मूला लिख सकते हो? आई बराबर, ये हो जाएगा F इंटू टी, ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा। और F क्या है इसमें? बल है। और T क्या है? समय। ये तो हम सभी जानते ही हैं। F फॉर फोर्स, T फॉर टाइम। अब सुने, चलेंगे अभी क्रिकेट की गेंद पे भी आएंगे, वहां भी हम एक गलती कर रहे होते हैं। पहले इतना बताइए, ये समझ में आ गया? हम सब करेंगे। मिस्टर हिमांशु भाई, हर एक क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, साइंस की पूरी प्लेलिस्ट नहीं है, ठीक है? साइंस की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट नहीं है, मतलब ऐसा है कि फिजिक्स की अलग है, केमिस्ट्री की अलग है, बायोलॉजी की अलग है, क्योंकि टीचर अलग अलग है ना, कंप्लीट वो बन भी नहीं सकती, क्योंकि तीनों टीचर्स की क्लास अलग अलग चलती हैं। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो, इसको हम लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं? तो लैंग्वेज में अगर इसके हिसाब से लैंग्वेज बनाएंगे हम, तो हम क्या कह सकते हैं कि संवेग में परिवर्तन आवेग कहलाता है। संवेग में परिवर्तन आवेग कहलाता है, यानी कि चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड एज इम्पल्स, ठीक है। या दूसरी परिभाषा आप यहां से भी लिख सकते हैं कि बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। बल व समय का गुणनफल आवेग कहलाता है। बल व समय का गुणनफल आवेग कहलाता है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड एज, यहां पे लिख देता हूं मैं, इम्पल्स। एक बार नोट हो जाए तो फटाफट से थम्स अप करिए। एक बार सभी साथी जब ये नोट हो जाए फटाफट से थम्स अप करना, और इसकी दोनों डेफिनेशंस को हमें अच्छे से याद रखना है कि इम्पल्स जो है वो संवेग में परिवर्तन भी कह सकते हैं आप, या आप बल गुणा समय भी कह सकते हैं, फोर्स इनटू टाइम भी आप उसको कह सकते हैं। फिर कुछ बच्चे बहुत बातें कर रहे हैं। देखो भाई, ऐसा होता है, आपको एक बात बताऊं, आप कभी जिम गए हो तो आप एक चीज़ पाएंगे उसमें, एक सेकंड रुकना। आप कभी जिम गए होंगे ना, तो उसमें आप एक चीज़ ये पाएंगे कि जिसकी बॉडी अच्छी खासी बनी हुई होगी ना, आप उसे किसी को ज्ञान तो नहीं देते हुए देखोगे। ऑब्जर्व करना इसी चीज़ को। या जिम छोड़िए, आप किसी भी फील्ड में अगर देखेंगे, जो सबसे ज़्यादा जानकारी रखता होगा ना, वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा शांत नजर आएगा आपको, सबसे ज़्यादा चुप नजर आएगा। और जो साथी 4 दिन होते हैं ना जिम में जाए हुए, दूसरों को बड़ा ज्ञान देते हैं, देखा है कभी आपने? तो ऐसा हमारे साथ असल में होता ही है, इसमें किसी की गलती नहीं है, मैं उन भाई और बहनों की भी गलती नहीं कहूँगा जो इस तरह से डिस्कशन करते हैं। असल में ये एक फेज़ होती है हमारी, जब हम आधा अधूरा जानते हैं ना, तो हमें बोलने का उतावलापन, उस चीज़ को दूसरों को बताने का उतावलापन बड़ा ज़्यादा होता है।
जब हम पूर्णता की ओर चलते हैं, हम धीरे धीरे कंप्लीटनेस की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, तो ये चीज़ हमारी कम होती हुई चली जाती है। फिर हम बस चुप होते हैं, और असल में बस हम वहाँ बोलते हैं जहाँ पर सच में हमारी ज़रूरत है और जहाँ सच में हमसे पूछा जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा भाई, देखो, हम एक दूसरे को सजेस्ट कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे तरीके शायद तुम्हारे काम ना आए। सबके अपने एक अलग तरीके होते हैं, सबके अपने पढ़ने का एक अलग मेथड होता है। किसी को किन्हीं टीचर का पसंद आता है, किसी को किन्हीं टीचर का पसंद आ रहा है। अभी मैं जैसे कमेंट पढ़ रहा था, अब आपकी बात शुरू हुई है तो मैं कह रहा हूँ, एक शायद कोई बच्चा था, वो कह रहा था नहीं जी मुझे तो उन टीचर का अच्छा समझ में आता है, तो दूसरा बच्चा उसको इंसिस्ट कर रहा है, नहीं नहीं उसका मत पढ़, उसका पढ़। अरे महाराज, है को यार, उसको परेशान करके रखे हो। अरे भाई, पहली चीज़ तो वो जो बच्चा जिसको समझ में आ रहा है किसी एक टीचर का, वो उससे पूछ ही क्यों रहा है? और दूसरा, वो बताने वाला और भी महान आदमी है, वो उसको ये कह ही क्यों रहा है कि भाई इस टीचर का नहीं उस टीचर का पढ़? अरे भाई, सबका पढ़ने का एक अलग तरीका होता है। आप समझे ना इस चीज़ को, देखें कि हो सकता है किसी के लिए कोई टीचर बहुत बेकार हो, बट किसी और के लिए वो टीचर बहुत अच्छा हो सकता है। तो हर एक का पढ़ने का एक माइंडसेट है। अगर मान लीजिए कोई एक टीचर एक अच्छे लेवल के पढ़ाता है, कोई भी एक टीचर, मान लो एक्स टीचर मैं कह रहा हूँ, तो होता क्या है कि मान लो हाई लेवल पे पढ़ा रहे हैं, तो हाई लेवल पे पढ़ने वाले बच्चों को बड़ा अच्छा लगेगा, बट कोई बच्चा कह रहा है जी मुझे तो जीरो लेवल से पढ़ना है, तो उनको वो हाई लेवल वाला टीचर चाहे कितना भी अच्छा हो, जैसे मैथ्स के मामले में सबसे ज़्यादा ऐसा होता है, जो टीचर बेसिक से पढ़ाते हैं वो उनको पसंद आते हैं जो शुरुआत कर रहे होते हैं, बट जिन्होंने पढ़ लिया है उनको पसंद नहीं आएंगे। और जो टीचर एडवांस पढ़ा रहे हैं वो उनको कभी पसंद नहीं आएंगे जो बेसिक से पढ़ रहे हैं। तो टीचर कोई अच्छे बुरे नहीं होते, सब बहुत अच्छे हैं, सभी बढ़िया कर रहे हैं, बस ये आपके ऊपर है। तो इसलिए प्लीज़ आप भी अपने तक ही सीमित रहो। चलो, हम कैसे तैयारी कर रहे हैं ये हमारा अपना एक अलग मेथड है, किसी और का वो मेथड अलग हो सकता है। अब सुनिए, ये इसकी परिभाषाएं हो गई, अब चलते हैं इनके मात्रकों पर, कि क्या इसका मात्रक होगा, क्या इसकी यूनिट होगी। हाँ, एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा बस, कि एटलीस्ट, मुझे तो खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो खूब इग्नोर करके करता रहता हूँ, लेकिन एटलीस्ट आप इसे 1 घंटे पढ़ने आते हैं, तो थोड़ा-सा प्लीज़ पढ़ने पर ही फ़ोकस किया करो महाराज जी। आप जो ये इधर-उधर की बातें कर रहे होते हैं, इसके लिए कोई ग्रुप बना लो, एक-दूसरे के नंबर शेयर कर लो, फ्री टाइम में कर लिया करो। मैं तो जस्ट आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, मुझे पता है करोगे तो आप अपने मन की ही, लेकिन आप वाक़ई में अगर पढ़ाई के टाइम पे बातें कर रहे हो, बातों के टाइम पे भी बातें कर रहे हो, तो बातों से तो पेपर नहीं निकलेगा, बातें पेपर में नहीं पूछी जाएँगी कि बताओ तुमने किसको कितनी सलाह दी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सलाह लेना या देना गलत है, लेकिन मेरे हिसाब से शायद वो क्लास के टाइम पे थोड़ा-सा गलत हो जाता है। ऐसे तो नहीं एग्ज़ामिनर पूछेगा कि बताओ तुमने क्लास में किसी को कितनी सलाह दी, या बताओ तुमने किन टीचरों के लिए किस-किस को क्या-क्या सजेस्ट किया, ये सब प्रश्न नहीं आने वाले हैं। तो फिर थोड़ा-सा क्लास में प्लीज़ फ़ोकस किया करो अगर हो सके तो। हालाँकि तुम्हारे लिए थोड़ा-सा मुश्किल है कि तुम पढ़ने आओ और पढ़ के ही जाओ। देखिए मात्रक क्या होगा, यहाँ से 2 मात्रक बनेंगे। एक मात्रक यहाँ से बनेगा, संवेग में परिवर्तन है तो संवेग के जैसा ही मात्रक बनेगा, और पहला मात्रक मैं कहूँगा इसका केजी मीटर पर सेकंड, या उसको हम कह सकते हैं केजी मीटर सेकंड इनवर्स। दूसरा मात्रक क्या बनेगा, यहाँ से बल गुणा समय। तो बल का मात्रक क्या है, न्यूटन, और समय का मात्रक क्या है, सेकंड। तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन सेकंड। तो ये 2 मात्रक यहाँ से इसके बन जाते हैं। कैसी राशि है, सदिश है या अदिश है? देखो, आवेग जो है संवेग का ही छोटा भाई है, तो ये भी एक सदिश ही राशि है। और विमा कैसी है, विमा इसकी भी mlt-1 है, मतलब इसका सब कुछ आवेग के जैसा है। और सवाल पेपर में आएगा भी ऐसे ही पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से किस राशि के मात्रक समान हैं। अब जोड़े में होंगे संवेग और आवेग, तो आप सही टिक कर दोगे कि जिस संवेग और आवेग दोनों के मात्रक जो है वो समान होते हैं। तो इसके 2 मात्रक बन जाएंगे। अब देखो जैसे सवाल आएगा, सवाल ऐसे भी पूछ लेगा, वो पूछेगा कि बताओ निम्न में से न्यूटन सेकंड किसे कहा जा सकता है? ऑप्शन ए केजी मीटर सेकंड को, बी ऑप्शन केजी मीटर पर सेकंड को, सी ऑप्शन केजी मीटर पर सेकंड इनवर्स को, या डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसे भी सवाल बन जाता है। तो सवाल अगर थोड़ा-सा गहराई में बनता है, तो हमें उसके लिए एक पूर्णता की ज़रूरत पड़ती है, मतलब एक अच्छी जानकारी की ज़रूरत पड़ती है। बताइए क्लियर सभी को? इस क्वेश्चन का उत्तर करेंगे? हाँ, बहुत बढ़िया।
तो आप क्या कहेंगे कि न्यूटन सेकंड को हम केजी मीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं। तो इस तरह के सवाल तभी बनेंगे जब हमें इसके सारे मात्रक आते होंगे। अब देखो एक सवाल बहुत फेमस है आवेग से, इम्पल्स से। सवाल आता है कि जो क्रिकेट का खिलाड़ी है या फील्डर है, जब कैच पकड़ता है तो अपने हाथों को पीछे खींच लेता है। अगर आपने क्रिकेट खेला होगा तो आप भी ऐसा करते होंगे, नहीं खेला होगा देखते होंगे तो भी ऐसा करते होंगे, नहीं देखा तो सुन लो कि जब एक बॉल आती है तो फील्डर अपने हाथों को पीछे खींच लेता है। डेफिनेटली वो ऐसा इसलिए करता है ताकि हाथ पे चोट कम लगे। अगर वो यही हाथ को रखेगा ना तो बहुत तेजी से चोट लगेगी, इसलिए वो क्या करता है, हाथों को थोड़ा सा पीछे खींच लेता है। अब मेरा आपसे सवाल है कि हाथों को पीछे खींचकर आवेग पे क्या फर्क पड़ता है? आवेग घट जाता है, बढ़ जाता है, समान रहता है? जल्दी बताइए, तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूं। तो क्वेश्चन आएगा कि क्षेत्र रक्षक बॉल पकड़ते समय, और क्षेत्र रक्षक होता है फील्डर, फील्डर बॉल पकड़ते समय हाथ पीछे खींचता है, जिससे, ये तो इंग्लिश हिंदी सबको समझ में आ रहा होगा, तो बताओ उससे क्या हो जाता है? हाँ बहुत बढ़िया। तो हम हमेशा ये मानते हैं कि आवेग जो है ना घट जाएगा। अच्छा चलो मैं तुमसे ही पूछता हूँ आवेग कैसे घट जाएगा। देखो मान के चलिए एक बार तो उसने बॉल को यहीं पकड़ा, अपने हाथों को यहीं रोक के रखा और बॉल को उसने यहीं पकड़ लिया। ये बॉल है आपकी 1 किलोग्राम की, और ये बॉल आ रही थी मान लो 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो मुझे बताओ उसके हाथों पे इम्पल्स कितना लगा होगा, या चलो ऐसे मान लो और भी, उसके हाथों पर इम्पल्स कितना लगा होगा। मान लो फोर्स लगा था यहाँ 10 न्यूटन का, और समय तो बहुत थोड़ा सा है, 1 सेकंड। तो इम्पल्स कितना लगा, इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम, 10 एकम 10, 10 का इम्पल्स लगा, 10 का आवेग लगा, आवेग का मतलब चोट, 10 की चोट लगी। अब सुनिए, उसने क्या कर लिया, अपने हाथों को पीछे खींचा। तो पीछे खींचने पर समय पे क्या फर्क पड़ेगा? यहां बॉल हाथ में आके लगी 1 सेकंड के लिए, बट यहां से यहां तक बॉल का कांटेक्ट टाइम जो है वो क्या फर्क पड़ेगा बताना समय पे। अब समय घटेगा बढ़ेगा, बताइए जरा। हाँ भाई, क्या नाम है इनका, अंगात सिंह, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। समय पे क्या फर्क पड़ेगा, टाइम पे क्या फर्क पड़ेगा, टाइम घट जाएगा या बढ़ जाएगा? तो मेरे हिसाब से आप कहेंगे कि यार अब तो बॉल के साथ हाथों का जो संपर्क समय है वो बढ़ जाएगा। टाइम चलो बढ़ गया, कितना भी मान लो आप कहते हो जी 5 सेकंड में बढ़ गया, फॉर एग्जाम्पल। एक से बढ़ाना है, 2 बढ़ा लो, 3 बढ़ा लो, 4 बढ़ा लो, मैंने कहा 5 सेकंड। फोर्स क्या हो जाता है, लगने वाला बल, वो तो डेफिनेटली कम होता है भैया, चोट कम लगती है ना, फोर्स कम लगता है। तो वो कितना हो जाएगा, वो डेफिनेटली 2 न्यूटन हो जाएगा, 10 से घटकर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सुनो, यहां पर इंपल्स 10 आया है ना, तो महाराज जी इंपल्स यहां पर भी 10 ही होगा। कैसे हुआ है 10? 10 ऐसे हुआ है कि फोर्स है 5 का और समय है 2 का, 5 दूनी 10, 10 का इंपल्स है। इसका मतलब पता है क्या हुआ है, कि जब आप हाथों को पीछे खींच रहे होते हैं तो इम्पल्स सेम रहता है। इम्पल्स यानी कि आवेग समान रहता है, लगने वाला बल घट जाता है और लगने वाला समय बढ़ जाता है। आपने पढ़ा होगा ना हमेशा संवेग संरक्षित रहता है, तो ऐसे ही आवेग भी संरक्षित रहता है। इम्पल्स और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं, संवेग और आवेग दोनों संरक्षित रहते हैं। तो इस प्रक्रिया में आवेग ना घटता है ना बढ़ता है, आवेग उतना ही रहता है, बस लगने वाला बल घट जाता है और समय बढ़ जाता है। अब ये गलती बिल्कुल मत करना कि आवेग घट जाता है, आवेग वही रहता है। हम बहुत ये बात गलती कर रहे होते हैं। चलो मैं तीनों पॉइंट लिख देता हूं। ऐसा करते समय आवेग जो है, इम्पल्स जो है, वो कैसा रहता है, समान, यानी कि इक्वल। के बाद जो आपका बल है यानी कि फोर्स है, ये घट जाता है, यानी कि डिक्रीजेज। और समय जो है, टाइम जो है, ये बढ़ता है, यानी कि इंक्रीज। तीनों फैक्टर आपको याद रखने होंगे।
इसकी क्या गारंटी है कि संवेग घट के 10 से 2 होगा? गारंटी इसलिए है कि देखो, आप कह रहे हो संवेग के बारे में कह रहे हो, घट के किस चीज के बारे में पूछ रहे थे? संवेग घट के 10 से 2 होगा। ओके, हाँ बिल्कुल गारंटी है। देखो कैसे है। संवेग नहीं, संवेग कहाँ घट के 10 से 2 हो रहा है? फोर्स की बात कहो ना, कि फोर्स घट के 10 से 2 होगा, वो इसलिए होगा, चलो मान लो मुझे नहीं पता फोर्स कितना होगा, ठीक है, मैंने कहा फोर्स का मुझे नहीं पता, ये हटा लो। अब टाइम तुमने 5 मान लिया कि भाई मैंने 5 सेकंड तक हाथ पीछे खींचे, तो मुझे ये जरूर पता है कि भैया संवेग आवेग तो 10 का 10 ही रहना है, ये तो कभी बदलेगा नहीं। अब मुझे बताओ 5 में कितने की गुणा करोगे कि उत्तर 10 आ जाए? भाई क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहेगा ना, ये तो नियत रहेगा। और तुमने कह दिया जी समय जो है, अच्छा समय तो ठीक है, समय तुमने कहा 1 सेकंड से कितना हो गया था, 5 सेकंड हो गया था। मैं इसको थोड़ा ऐसे ठीक से लिख देता हूँ, भाई आगे पीछे लिख गए हैं। समय तो तुमने कह ही दिया 1 से 5 सेकंड हो गया है, तो बताओ यहाँ कितना रखोगे ताकि उत्तर 10 आ जाए? तो डेफिनेटली 2 ही रखोगे ना, इसलिए वो 2 हो जाएगा। अब बताओ आगे बात समझ में? मतलब देखो ऐसा है ना कि अगर समय घटा है, बहुत सिंपल सी बात है समझने वाली, अगर समय घटा है तो समय बढ़ा है, सॉरी, इसको घटना ही पड़ेगा, तभी तो यहाँ पर ये चीज़ नियत रह पाएगी, तभी तो चीज़ कांस्टेंट रह पाएगी। मतलब एक चीज़ अगर तुमने बढ़ा दी, समय बढ़ा दिया, तो बल को डेफिनेटली घटना ही पड़ेगा। आ गई बात समझ में? चलो ठीक है, तो ये हो गए आवेग के बारे में, इम्पल्स के बारे में। अब चल सकते हैं हम गति के दूसरे नियम पर। अगर संवेग और आवेग को आपने अच्छे से समझ लिया, तो अब हम इस लायक बन गए हैं कि हम गति के दूसरे नियम को पढ़ सकते हैं। तो लिखिए, गति का दूसरा नियम, यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखो, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, गति का दूसरा नियम क्या होता है? सर जब बल चेंज हो रहा है तो आएग भी तो चेंज होना चाहिए। अरे भाई साजिद, तुम यार यूनिवर्स के नियमों को थोड़े ना ऑब्सोलेट कर दोगे। भाई ब्रह्मांड का नियम है कि आवेग तो संरक्षित ही रहेगा। चलो मैं तुमसे ये बात कहता हूँ कि मान के चलो एक पाइप है, ठीक है, इसमें इधर से पानी जा रहा है 5 लीटर, तो इधर से कितना पानी निकलेगा यार? 5 ही लीटर पानी निकलेगा, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षित रहता है। अगर ऊर्जा के बारे में बात करें, ऊर्जा भी संरक्षित रहती है, ऐसे ही संवेग और आवेग भी संरक्षित होते हैं। तो जो चीज़ कंजर्व है, जो चीज़ संरक्षित है, तुम कैसे उस पर ये जिद करोगे कि नहीं भाई ये तो बदलनी ही चाहिए? अब तुम कैसे कहोगे कि नहीं भैया 5 डाल रहे हो तो 4 लीटर निकलना चाहिए? यहाँ क्यों नहीं कह रहे हो फिर उस चीज़ को? तो जो चीज़ संरक्षित है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। अच्छा चलो, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन, गति का दूसरा नियम क्या कहता है आपसे? देखो, अभी हमने एक चीज़ पढ़ी, आपको अगर याद हो, हमने आवेग के 2 फॉर्मूले पढ़े। एक तो था बल गुणा समय, और एक फॉर्मूला था संवेग में परिवर्तन। बहुत शानदार सी चीज निकल के आएगी यहाँ से, संवेग में परिवर्तन। थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, यानी कि इंग्लिश में अगर हम देखें तो हमने कहा था कि एक तो इम्पल्स का फॉर्मूला है फोर्स इनटू टाइम, और एक फॉर्मूला है चेंज इन मोमेंटम। इस बात से एग्री करते हैं मेरी से आप? एक बार थम्स अप करो। ठीक है भाई, और ये दोनों बराबर होने चाहिए ना, दोनों एक ही चीज के फॉर्मूले हैं, तो दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए। एक बार थम्स अप करो। इतनी मजेदार चीज निकलेगी जिसको आज तक आप रटते आए हैं ना, एकदम गजब का कंक्लूजन निकलेगा। बहुत बढ़िया धीरज भाई, वेरी गुड। लेकिन और देखना, अभी चीज़ें और जितना आपने पढ़ा है उससे भी काफ़ी ज़्यादा गहरी निकल के आएंगी। ठीक है, ओके है। अब सुनो, हाँ बिल्कुल भाई, एसएससी सीएचएसएल के लिए क्यों नहीं, एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए है। अब सुनो, अगर मैं कहूँ कि भैया बल की हमें यहाँ से बल को अलग करना है, तो बल जी क्या कहेंगे समय जी से कि समय जी अब हमारा तुम्हारा साथ यहाँ से बिछड़ जाएगा। अब समय जी के पास क्या ऑप्शन है, वो कहाँ जाएंगे? भाई समय जी यहाँ पर गुणा में है तो इधर कहाँ जाएंगे, भाग में ही तो जाएंगे। जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई में है वो भाग में जाना पड़ेगा। बल ने कहा कि वो समय आ गया जब हमें तुम्हें बिछड़ना पड़ेगा, तो समय के पास क्या ऑप्शन है? समय के पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि वो यहीं जाएगा। इसको हटा देते हैं। अब तुम मुझे एक बात बताओ
यही काम मैं यहाँ कर देता हूँ, मैं यहाँ ले आता हूँ, इसको हटा देता हूँ, यहाँ रखता हूँ, तो यहाँ रखता हूँ, ऐसा हो जाएगा। ये तो नियम है सिंपल सा। और इसको कर दो डिलीट। अब मुझे बताओ कि क्या ये वही परिभाषा नहीं निकल के आ गई जो आज तक तुमने पढ़ी थी? क्या पढ़ा था? आहा भैया, संवेग में परिवर्तन की दर, समय का भाग लगना मतलब कि वो दर है, वो रेट है। समय का भाग लगने का मतलब क्या है? आप किसी राशि की दर कह रहे हैं, तो संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। ये चीज हमने सीखी थी इंग्लिश में। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड एज फोर्स। इसी चीज को तो हम पहले से पढ़ते हुए आए थे, और आज देखो टक से प्रूव हो गई। तो क्या मैं इसकी जगह पर ये नहीं लिख सकता कि संवेग में परिवर्तन की दर बल कहलाती है? यानी कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड एज फोर्स। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड एज फोर्स। संवेग में परिवर्तन की दर जो है क्या कहलाती है? बल कहलाती है, फोर्स कहलाती है। ठीक। अब देखो, मुझे एक बात बताओ कि आवेग में और बल में क्या फर्क हुआ? देखो, दोनों लगभग एक ही चीज है। आवेग एक छोटे समय के लिए लगा हुआ बल ही है। बल क्या है? आप सिंपल किसी भी वस्तु को धक्का दे रहे हैं, भाई समय के साथ उसका संवेग चेंज होगा। कैसे होगा? सुनो, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। अभी ये एक वस्तु है, मान लो ये 1 किलो की है, और ये चल रही है 2 मीटर पर सेकंड से। तो इसका संवेग कितना है? इसका संवेग है 2 × 2। ठीक। मैंने इस पर एक बल लगा दिया, तो फोर्स लगाने से डेफिनेटली क्या होगा? इसकी गति बढ़ जाएगी। ऐसे करके मान लो इसकी गति बढ़ के हो गई 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो इसका संवेग कितना हो जाएगा? संवेग हो जाएगा 5 × 5। तो संवेग कितना बढ़ गया? 2 से 5 बढ़ गया। किसकी वजह से बढ़ा है? बल की वजह से बढ़ा है। अगर बल सिंपल लग रहा है, कोई झटका नहीं है, एक बहुत छोटे समय के लिए नहीं है, तो वो बल है। और अगर यही बल एक छोटे से समय के लिए लगे तो ये झटके में बदलेगा, और इसी को हम आवेग कह देते हैं, इम्पल्स कह देते हैं। तो ये कोई अलग चीजें नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है। एक बार फटाफट हम सब करें, हाँ जी भैया ठीक है। इतनी बात हमें बढ़िया समझ में आ गई। असल में ये रटने की चीज नहीं है, ये सब समझने की चीजें हैं, और जब हम समझते हैं तो ज्यादा मजा आता है पढ़ने में। किसी भी विषय में इंटरेस्ट क्रिएट होना इसी बात पर निर्भर करेगा कि वो आपको समझ में कितना आ रहा है। आप उसको जितना समझ के पढ़ेंगे उतना उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होगा, आप ज़्यादा समय तक पढ़ सकते हैं। अगर आप उस सब्जेक्ट को रटने की कोशिश करेंगे तो कभी भी आपका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पाएगा, और फिर कोई माय का लाल नहीं है जो आपको ये कह दे कि उसको तुम 10 मिनट से ज़्यादा पढ़ लो, बड़ा मुश्किल लगता है। चलो, तो संवेग में परिवर्तन की दर बल कहलाती है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड एज फोर्स। इसी चीज को मैं मैथमेटिकली कैसे लिख सकता हूँ? ये फोर्स हो गया। संवेग में परिवर्तन को पीछे हमने डेल्टा पी लिखा था। डेल्टा पी का मतलब P2 - P1, दो संवेगों का अंतर। हाँ भाई अंगात सिंह, बिल्कुल। और समय क्या है? टी। तो इस चीज को हम मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो, इसी को हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं। कैसे? हम लिख सकते हैं F = M × A। तुम कहोगे यहाँ से ये कैसे आया? डेरिवेशन है इसकी, उस पर हमें नहीं जाना है, हमें बस इतना याद रखना है इसके दो फॉर्मूले हैं। ये तो है ही, उसके अलावा हम ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, F = M × A। ठीक है भैया। तो M क्या हो जाएगा? द्रव्यमान यानी कि मास, और A क्या हो जाएगा? एक्सलरेशन यानी कि वस्तु का त्वरण। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। अच्छा, जब मैंने गति का दूसरा नियम लिखा था ना, तो सीधा सीधा आपने ये छाप दिया था, लेकिन आप देखो ना, इससे पहले भी कितनी कहानी है इस नियम के बारे में। ये गति का दूसरा नियम है, संवेग में परिवर्तन की दर बल कहलाती है, यही गति का दूसरा नियम है। अब देखो, एक सवाल यहां से बड़ा खूबसूरत बनेगा कि बताओ, बल का जो सूत्र है, जो फोर्स का फॉर्मूला है, ये कहां से मिलता है? तो आप कहोगे बल का सूत्र हमें इसी नियम से मिलता है। याद करो सदियों पुरानी बातें, जब हमें परिभाषा पहले नियम से मिल रही थी। याद आया आपको? परिभाषा हमें पहले नियम से मिल रही थी।
और सूत्र हमें दूसरे नियम से मिलता है, तो आप लिखेंगे बल का सूत्र, यानी कि फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो बल का जो सूत्र है वो हमें कहाँ से मिलता है, इसी नियम से मिलता है। इसी नियम से, फ्रॉम दिस लॉ। बल का सूत्र, बल का फॉर्मूला हमें इसी नियम से मिल रहा है। ठीक है भैया जी, चलिएगा। तो यहां तक हमें समझ में आ जाता है कि क्या होता है गति का दूसरा नियम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। अब एक सवाल करके दिखाओ मुझे, छोटा सा न्यूमेरिकल। देखिए, एक क्वेश्चन है कि 2 किलोग्राम की वस्तु पर 60 न्यूटन का बल लगने से उत्पन्न त्वरण, बताओ कितना एक्सेलरेशन आ जाएगा यदि 2 किलोग्राम की वस्तु पर 60 न्यूटन का फोर्स लगे। एक्सेलरेशन इफ 60 न्यूटन एक्ट्स ऑन 2 किलोग्राम। बड़ी सिंपल सी बात कि 60 न्यूटन का बल अगर 2 किलोग्राम की वस्तु पर लगे तो फिर एक्सेलरेशन बताइए, त्वरण कितना होगा। देखो, जिनको न्यूमेरिकल करने में बड़ी दिक्कत है वो क्या करो, सिंपल वो लिखो जो आपको दे रखा है। भाई द्रव्यमान कितना दे रखा है, 2 किलोग्राम, और बल कितना दे रखा है, 60 न्यूटन, और आपसे क्या पूछा है, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। तो क्या हो जाएगा, आप कहो F बराबर m गुणा ए। ठीक, F की वैल्यू कितनी है 60, m की वैल्यू कितनी है 2, a की वैल्यू निकालनी है, 2 से 30 बार कट जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। इस बड़ा आसान सा सवाल है। ठीक है, सबने कर लिया। चलो अगला सवाल और एक करके बताओ। तो न्यूमेरिकल भी बन जाएंगे अगर हमें फॉर्मूले क्लियर हैं। अगला सवाल है मान लो 5 किलो की वस्तु पर यदि 60 न्यूटन का बल, या इसको और बढ़ाओ, का बल 2 सेकंड के लिए लगे, तब उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड से बढ़कर कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश वाले देखिए, 5 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पर, मैं इसको यहीं लिख देता हूं, यदि 60 न्यूटन का फोर्स 2 सेकंड के लिए लगे तब उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से बढ़कर कितना हो जाएगा। तो ये तो इंग्लिश वाले भी समझ लेंगे, है ना। बताओ। अच्छा, अच्छा 12 उत्तर है। अच्छा 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 अच्छा, तो आप क्या कह रहे हो भैया, देखो हमें एम दे रखा है 5 किलोग्राम, ठीक है, और फोर्स कितना दे रखा है 60 न्यूटन, ठीक है 60 न्यूटन, और उसका वेग एक तो दे ही रखा है, दूसरा पूछा है कि बढ़कर कितना हो जाएगा। तो ये प्रारंभिक वेग दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, और अंतिम वेग हमसे पूछा है, और समय कितना लग रहा है इस प्रक्रिया में, 2 सेकंड। तो पता है हम क्या करेंगे भैया, देखो हम तो एक चीज जाने हैं बस, F बराबर m गुणा ए। F दे रखा है 60, m लगा दिया 5, तो a का मान कितना आ गया 12। तो a बराबर 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें वो मतलब थोड़ी है कि हमसे वेग पूछा है, हमें क्या मतलब भाई, हमें तुम 4 बात मत बताओ, हमें तो एक बात बता दो बस। हमसे वेग पूछे, हमसे एलियन का नाम पूछे, एलियन की उनका नाम पूछे, उनकी उनका नाम पूछे, उनके उनके उनका नाम पूछे, हमारा उत्तर एक रहेगा। हमारा उत्तर बस एक ही रहेगा। हम बस त्वरण निकाल के आ जाएंगे, हम बस एक्सेलरेशन निकाल के आ जाएंगे भैया।
तुम तो ऊपर ऊपर से पढ़ा रहे हो, डीप ना पढ़ाओ। भैया इससे डीप क्या होगा, तुम तो इसमें भी गलती कर रहे हो। हमारा स्तर ऐसा हो चुका है, मैं सच बता रहा हूँ, एग्जामिनर जहाँ चाहे हमारे वहाँ मजे ले लेगा। जब हम एक चीज से दिल लगा लेते हैं ना, हम दिल बहुत लगा लेते हैं, कि एक सवाल ऐसा करा दिया तो कोई मतलब नहीं है कि अगले सवाल की भाषा क्या है, क्या पूछा है, नहीं, फिर तुम्हारा मानना है अगले सवाल में भी यही चीज पूछी। ये बातें एग्जामिनर बहुत अच्छे से जानता है कि तुम ऊपर ऊपर से पढ़ के आ रहे हो, मतलब आधी अधूरी नॉलेज लेके आ रहे हो, तो आपके मजे लेना बहुत आसान है। भैया सुनो तो सही, यार तुमसे पूछा है वेग, तुम उत्तर दे रहे हो एक्सेलरेशन का। यार मैं यार सवाल दे के पीछे मुड़ा, मैंने देखा इतनी जल्दी उत्तर दे दिया, मैं तुरंत समझ गया कुछ घोटाला है। फिर मैंने देखा अच्छा, ये तो पुराने वाले पैटर्न पे ही उत्तर कर रहे हैं। अरे भैया आपको फॉर्मूला नहीं पता, जब फोर्स और वेग की बात हो, देखो जब फोर्स मास एक्सेलरेशन की बात हो तो एफ बराबर एम ए, जब एफ एम टी वी सब की बात होगी तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, आप लगाओगे फोर्स बराबर चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अब चेंज इन मोमेंटम कैसे होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है बाद का संवेग शुरू का संवेग बटे टी। अब बाद का संवेग निकाल लो, भाई बाद का संवेग बराबर बाद का द्रव्यमान बाद का वेग। अब द्रव्यमान तो एक ही है, 5 ही किलोग्राम है। भाई बॉल पर तुमने धक्का लगाया तो 5 से 10 किलोग्राम की थोड़ा ना हो जाएगी, वो तो 5 ही किलोग्राम की रहेगी। तो द्रव्यमान कितना है उसका 5, बाद का वेग पूछा है, P1 कितना है, द्रव्यमान गुणा शुरू का वेग, और शुरू के वेग को हम u से लिख रहे हैं, तो 5 गुणा शुरू का वेग तो दे रखा था ना 10, 10 पंजे कितना हो जाएगा 50। तो ये मोमेंटम हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड। रखते चले जाओ वैल्यू, एफ की वैल्यू कितनी है 60, 60 थी ना, बराबर P2 कितना है 5 गुणा वी, तो 5v बोल सकते हैं, माइनस ये हमसे पूछा था P1 कितना था 50, और T कितना था हमारा, समय था 2 सेकंड। तो ये 2 यहाँ पहुँच जाएगा बिल्कुल पारंपरिक तरीके से, और 60 दूनी 120 हो जाएगा, 120 बराबर 5v माइनस 50, 50 इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये बचेगा 5v, 120 और 50 170 हो जाएगा, 170 बराबर 5v, और इससे कितने बार कट जाएगा, 5 तिया 15, 2 और 5 होगी, तो v की वैल्यू आ गई 34 मीटर पर सेकंड। तो अगर 60 न्यूटन का बल 2 सेकंड के लिए 5 किलो की वस्तु पर लगेगा तो वो उसके वेग को 10 से बढ़ाकर 34 कर देगा, 10 से बढ़ाकर 34 कर। ठीक भैया, तो ऐसे इस प्रकार से हमें इन सवालों को सरल करना है। तो आज की कहानी में हमने गति के दूसरे नियम, संवेग आवेग, 3 कंसेप्ट पढ़े। अब कल हम शुरू करेंगे गति का तीसरा नियम, सबसे आसान नियम है, सबसे छोटू सा सबसे आसान नियम। तो कल खत्म करने के बाद कल नया चैप्टर भी हम शुरू करेंगे। ए बराबर वी माइनस यू बटे टी से हो जाएगा क्या, फिर आपको 2 स्टेप में सवाल करना पड़ेगा ओम प्रकाश बाबू। पहले आपको ए निकालना पड़ेगा, ए निकालोगे एफ बराबर एम में से, ए निकालने के बाद फिर यहाँ वैल्यू पुट करोगे। तो 2 स्टेप का मतलब ये एक ही बात है। चलिए फिर मिलते हैं कल, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।